हाय। आज बात करते हैं आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश। वैसे तो सामान्य तौर पे राजस्थान के 4 ही भौतिक प्रदेश है, लेकिन उन भौतिक विभागों की संरचना कैसे हुई या उनका विभाजन कैसे हुआ, तो उनके लिए पहले समझते हैं आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, कि भाई जो महाद्वीप था वो कैसे बटा। तो इसको बांटने के लिए एक व्यक्ति था, अल्फ्रेड लोथर वेगनर। क्या नाम था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड लोथर वेगनर था, जिसने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में लिखा है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसे है। तो देखो, इस पुस्तक के माध्यम के अंतर्गत इसने बताया है कि ये पूरी क्या है, एक पृथ्वी है। ये क्या है? पूरी एक पृथ्वी है। पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? महासागर फैला हुआ है। इस महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर। और इस महासागर के बीच में स्थित था पेंजिया द्वीप। पेंजिया द्वीप। तो देखो, पहले जब पृथ्वी विखंडित नहीं हुई थी तो उससे पहले पूरी पृथ्वी एक क्या थी? द्वीप थी। और इसके चारों तरफ एक ही महासागर था जिसका नाम क्या था? पैंथालासा महासागर। तो देखो, यहां से जल वाष्प बन के उठा, और वाष्प बन के उठा तो कहते हैं कि बारिश हुई, तो बारिश होने से इस बीच के हिस्से को क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। तो भाई ये 2 भागों में बट गया और ये समुद्र का पानी या महासागर का पानी इनके बीच में आ गया, ये इस तरीके से पेंजिया द्वीप के। तो जो उत्तर में गया भाग वो कहलाया आपके अंगारा लैंड। जो उत्तर में आया वो कहलाता आपके अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में बना उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और जब पृथ्वी ब्रह्मांड में पूरी विघटित हुई पृथ्वी, तो इसके 7 छोटे छोटे महाद्वीप टुकड़े बन गए। तो इन 7 द्वीपों को जब आप ऐसे जोड़ोगे तो ये सारी पूरा क्या बन जाएगा? एक पेंजिया द्वीप बन जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर अल्फ्रेड लोथर वेगर ने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। कैसे? कि इसके चारों तरफ, पृथ्वी के जो चारों तरफ था वो तो क्या था? पैंथालासा महासागर। और जो बीच में एक ठोस मजबूत जगह थी जिसे पृथ्वी कहा गया हो, वो उस द्वीप का क्या नाम था? पेंजिया द्वीप। बारिश के कारण इसके बीच में टुकड़े हुए, तो ऊपर वाला बना अंगारा लैंड और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। और बीच में जो था उसी को नाम दिया गया है टेथिस महासागर। तो ध्यान रहे कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो देखो, इस प्रकार से वेगनर ने पृथ्वी के 2 हिस्से बताए। अब देखो, अन्य जो ज्योग्राफी वेता है उन्होंने क्या राय दी। ये तो था पृथ्वी का विभाजन। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ। तो देखो, राजस्थान का भौतिक विभाजन समय समय पर अलग अलग जो भी व्यक्ति आए उन्होंने किस प्रकार से बांटा। तो नंबर 1 पे लेते हैं आपके आता है वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है राजस्थान को। इनकी पुस्तक है जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। इस बुक में इन्होंने राजस्थान के जो 7 भौतिक विभाजन किया है। दूसरा आता है एस के सेन। एस के सेन। इन्होंने पृथ्वी को क्या, राजस्थान को 3 भागों में बांटा है। और 3 भागों में बांटने का जो इन्होंने कारण माना है, तो वो माना है जलवायु। तो जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तीसरा आता है आपके प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह।
इन्होंने दो भागों में बांटा है, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो राजस्थान है, वर्तमान में राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। देखो वेगनर ने तो पृथ्वी को ओनली फॉर 2 ही भागों में बांटा है, एक अंगारा लैंड और एक आपके गोंडवाना लैंड। लेकिन राजस्थान के भौतिक विभाजन की अगर बात की जाए तो देखो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया है। एस के सेन ने 3 भागों में बांटा है, लेकिन इन्होंने कारण क्या माना है, जलवायु को माना है। इसके अलावा प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 ही भागों में बांटा है। इसके अलावा वर्तमान जो आपके सिलेबस में आता है उसको बांटा गया है 4 भौतिक विभागों में। तो देखो अगर पूछ ले आपको कि भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो भारत को बांटा गया है, भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। और पूरी पृथ्वी को 2 भौतिक विभागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत वेगनर ने क्या कहा था, एक को अंगारा लैंड, एक को गोंडवाना लैंड, और भारत को 6। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हिसाब से बांटा है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मात्र और मात्र 4 भौतिक प्रदेशों में ही बांटा गया है। तो देखो कैसे, पहला बताया गया है आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में दूसरा बताया गया है अरावली प्रदेश, जो पहाड़ी क्षेत्र है आपका। इसके अलावा तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा चौथा जो बताया गया है वो आपके बताया गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान को इन 4 भौतिक विभागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है, एस के सेन ने 3 भागों में बांटा है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 2 भागों में बांटा है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें एक आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है अरावली प्रदेश, तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा आता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं कि भाई राजस्थान के 4 जो भौतिक विभाग हैं उनमें एक एक का अध्ययन। तो देखो पहला आता है आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा आता है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र के उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम आपको ध्यान रखना है, रुक्स भी कहा गया है, इस क्षेत्र को गुजरात्रा भी कहा गया है। गुजरात्रा के अलावा थली मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, थली मरुस्थल। इसके अलावा इसे कहा गया है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी इसी को कहा गया है। अब देखो इसके अंदर अगर बात करें तो रुक्स किसने कहा है, ईश्वरी प्रसाद नामक व्यक्ति ने कहा है, ईश्वरी प्रसाद ने कहा है रुक्स। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात्रा प्रदेश तो भाई अपने चीनी व्यक्ति आया था हवेनसांग, तो हवेनसांग ने कहा है इसे, हवेनसांग नामक चीनी यात्री व्यक्ति ने उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को क्या नाम दिया है, गुजरात्रा या गुज्जर प्रदेश। इसके अलावा अगर बात करें तो थली जो शब्द मिलता है, थली मरुस्थल, वो कहा जाता है स्थानीय भाषा में, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, थली। इसके अलावा थार का जो मरुस्थल है, इस थार का मरुस्थल को ही कहते हैं उपनाम में ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो भारत और पाकिस्तान के 2 देशों में फैला हुआ है। अब देखो
इस क्षेत्र में का ही नाम है थार का मरुस्थल। इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। तो देखो थार का मरुस्थल दो देशों में है। थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, जिसमें एक आता है आपके भारत और दूसरा आता है आपके पाकिस्तान। दो देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसे कहते हैं, पहले तो भारत में तो देखो थार का मरुस्थल ही कहते हैं इसको, इसी मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। और पाकिस्तान में इसी क्षेत्र को या थार के मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। इस थार के मरुस्थल की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो कुल क्षेत्रफल है अपने 2,3300 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ है? 2,3300 वर्ग किलोमीटर। या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे 233100 233100 वर्ग किलोमीटर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में, इस कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान में जो क्षेत्रफल आता है थार के मरुस्थल का वो आता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आता है इस पूरे क्षेत्रफल के अंतर्गत। इसके अलावा भारत के 4 राज्यों में भी फैला हुआ है ये। भारत के 4 राज्यों में आता है। राजस्थान तो है ही, राजस्थान के साथ में अन्य 3 और राज्य आते हैं, 4 राज्य के अंतर्गत। देखो ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो पंजाब आता है, पंजाब के बाद में आपको हरियाणा मिलेगा, हरियाणा के बाद में आपके आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद में फैला हुआ है ये गुजरात। तो ध्यान रखना कि जो 80% है, 80% थार का मरुस्थल तो है तो राजस्थान में, बाकी जो है वो अपने पंजाब हरियाणा गुजरात राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। अब इसी क्षेत्र को अवशेष माना गया है। यहाँ पे अवशेष किसे माना है? थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो देखो 33 महासागर का अवशेष माना गया इसे। 33 महासागर का अवशेष कहा गया है। इसके अलावा अगर पूछे तो देखो ग्रेट पोलियो अफ्रीका मरुस्थल का, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग भी इसी को कहा गया है, या किसका अवशेष बताया गया है? पूर्वी भाग का। तो देखो एक बार दोबारा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपनामों की बात की सबसे पहले, इसे रुक्स भी कहा गया है, गुजरात्रा भी कहा गया है, थली मरुस्थल भी कहा गया और थार का मरुस्थल। तो रुक्स तो किस व्यक्ति ने कहा? ईश्वरी प्रसाद नामक व्यक्ति ने। गुजरात्रा या गुज्जर प्रदेश का है, चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, उसने। थली मरुस्थल कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में, और थार के मरुस्थल को अन्य नाम से अगर जाना जाता है तो इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थल। थार का मरुस्थल ही इस नाम से जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है राजस्थान का, उसी को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, जो 2 देशों में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में। तो भारत में तो थार का मरुस्थल थार के मरुस्थल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसी थार के मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। इन दोनों देशों में मिलाकर इसका क्षेत्रफल होता है 23,31,000 वर्ग किलोमीटर। तो 2,33,100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान में कितना आता है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल आता है, ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। लेकिन सर्वाधिक किसमें आता है? गुजरात में आता है। वही सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आता है थार के मरुस्थल का, वो सॉरी गुजरात में नहीं, राजस्थान में आता है। 61.11% कुछ या 60% भी माना जाता है।
अब ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का जो मरुस्थल है, ये किसका अवशेष है? तो देखो अवशेष किसका बताया गया है, पहले तो टेथिस महासागर का अवशेष है, इसके अलावा ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग भी इसी को कहा जाता है। तो देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आगे चर्चा करते हैं आप। देखो आगे थार के मरुस्थल में या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत बात करते हैं थार मरुस्थल। देखो इसमें अगर बात करूं तो विश्व का 17वां, यह मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा है, 17वां सबसे बड़ा, और उपोषण की दृष्टि से, और उपोषण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मतलब कि विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो थार का जो मरुस्थल है वो आता है 17वें नंबर पर, और उपोषण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये आता है 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल पूरे विश्व में। इसके अलावा देखो इसकी चौड़ाई दक्षिण से पूर्व की जो बात करते हैं या लंबाई, तो उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 640 किलोमीटर की, 640 किलोमीटर लंबा है ये, या इसकी लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर की। अब इसके बाद में अगर देखें तो इसकी चौड़ाई होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व, और ये कितनी आती है आपके, आती है 300 किलोमीटर चौड़ा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो लंबाई कितनी है 640, जो कैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, और चौड़ाई अगर पूछ ले तो 300 किलोमीटर की है जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। इसके अलावा यहीं पे देखो आपको इसी को कहा जाता है विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, भी इसी को कहा गया है युवा मरुस्थल। इसी में आपको सर्वाधिक जैव विविधता भी मिल जाएगी विश्व में, सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है विश्व में, विविधता। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक पशु भी यहीं मिलेंगे, विश्व के जितने भी मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक पशु व जनसंख्या यहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा आप देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं मिलेगा, अगर जनसंख्या सर्वाधिक यहाँ है तो जनघनत्व भी सर्वाधिक मरुस्थल में यही होगा, सर्वाधिक जनघनत्व। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सारी बातें कहाँ लागू होती है पूरे विश्व में, तो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी कौन सा है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी विश्व में कौन सा है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक पशु या मानवीय जनसंख्या सर्वाधिक रूप से विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है, थार का मरुस्थल ही है। इसके अलावा अगर चर्चा करें तो देखो भारत का सबसे गर्म और शुष्क स्थान भी इसी को कहा गया है, भारत का सबसे गर्म व शुष्क स्थान भी इसी को कहा गया है, शुष्क स्थान भी इसी को कहा जाएगा। तो देखो भारत का सबसे गर्म व शुष्क स्थान भी कौन सा, थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत फैला हुआ है। ये तो बात हो गई आपके राजस्थान से बाहर की, कि विश्व पटल पर राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसकी स्थिति कैसे है और किस लिए वो प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि थार का मरुस्थल राजस्थान में किस प्रकार से है। तो देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत आता है 61.11% भूभाग है। कुल राजस्थान का कितना परसेंट है थार का मरुस्थल, 61.11%, जिसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं,
कितने 12 जिले आते हैं। अब इन 12 जिलों को याद रखना है तो देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कितने हो गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, इसके अलावा अपना पूरा शेखावटी क्षेत्र, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों। इसके अलावा देखो कितने हुए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, अब 2 और बच गए आपके, जिसके अंतर्गत आता है आपके जोधपुर, तो हो ही गया। सिक्कर भी हो गया, नागौर, तो गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 जिले आपके शामिल है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल या थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना। तो जोधपुर को क्या कहा गया है? मरुस्थल या थार का प्रवेश द्वार। अब इसमें अगर 13वां जिला पूछे तो 13वां जिला जो शामिल है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, वो है सिरोही। तो देखो सिरोही के एक तरफ तो है पहाड़िया और एक तरफ है मरुस्थल, तो इसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ही क्या है? मरुस्थल है। लेकिन ये संपूर्ण रूप से नहीं है, संपूर्ण रूप से मरुस्थल के जो जिले हैं वो आपके कितने आएंगे? 12 जिलों को शामिल किया गया है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना है? तो वो आता है 61.11%। अब देखो इसके अलावा आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत मरुस्थल को शुष्कता के आधार पर 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो कैसे, कौन कौन सा? पहला बताया गया है शुष्क मरुस्थल, दूसरा आता है आपके अर्ध शुष्क, देखो 2 ही भागों में बांटा गया है इसको, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। तो भाई अर्ध शुष्क में और शुष्क में क्या अंतर है? तो देखो पहले बात कर ले शुष्क मरुस्थल की। तो शुष्क मरुस्थल में देखना आप एक बार कि शुष्क मरुस्थल को कैसे बांटा गया। तो देखो इसी का उपनाम है शुष्क प्रदेश, इसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का शुष्क प्रदेश, जिसके अंतर्गत वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा? शुष्क मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर। और इस शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है, इसके भी कितने भाग बताए गए हैं? 2 भाग। तो पहला भाग तो आता है बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पे क्या मिलते हैं आपको? रेत के टीले या स्तूप बने हुए दिखते हैं। दूसरा जो है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब कि एक जगह है तो कहां है कि बालू का स्तूप या रेत के दोहरे मिलेंगे, एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो मुक्त और युक्त दोनों को ध्यान रखना। तो देखो बालू का युक्त जो प्रदेश बताया गया है वो राजस्थान में बताया गया है 60%। कितना आता है? 60% इस पूरे मरुस्थल के अंतर्गत, और इसमें आता है वो आता है आपका 40%। तो 60% क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और
बाकी कितना है मुक्त प्रदेश 60%। अब इसके अलावा देखो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत अलग अलग जो आपके आते हैं, बालू का स्तूप कौन कौन से बनते हैं शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, जो आपके युक्त प्रदेश में ही आएंगे। तो प्रमुख बालू का स्तूप, देखो फर्स्ट आता है पवनानुवर्ती, या इसी को कहते हैं रेखीय। दूसरा आता है आपके बरखान। तीसरा आता है अनुदैर्घ्य। चौथा आता है आपके अनुप्रस्थ। अब इसमें ध्यान रखना कि जो बरखान है वो क्या होता है, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी है, विनाशकारी। राजस्थान के बलूका स्तूपों में अगर बात की जाए कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा है, तो बरखान है, जिसे अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है तारा, या इसी को कहते हैं स्टार। नंबर 6 पे आता है पैराबोलिक, जो संपूर्ण राजस्थान में करीब करीब कहीं पे भी मिल जाता है। नंबर 8 आता है नेटवर्क, और नंबर 8 पे आता है आपके श्रव्य कापिज। तो इस प्रकार के राजस्थान में 8 बालूका प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो आपका जो बालूका युक्त प्रदेश था वो तो इसमें शामिल है। अब इसके अलावा आता है बालूका मुक्त प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना है 40%। तो दूसरा लेते हैं आपके बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो ये स्थित है जैसलमेर में, स्थित कहाँ है जैसलमेर में, और बाकी अन्य जिलों के अंतर्गत आपको कौन सा मिलेगा, युक्त प्रदेश, जहां पे बालूका स्तूप पाए जाते हैं। तो देखो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको आंकल वुडन फोसिस पार्क मिलेगा, फोसिस पार्क। ये राजस्थान का आंकल वुडन फोसिस पार्क कहाँ है, जैसलमेर में, ये ध्यान रखना। और ये राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, एकमात्र जीवाश्म पार्क है ये। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो देखो यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अवशेषों की अगर बात करें तो वो हुए हैं जुरासिक काल के, जुरासिक काल के, या यूं कह ले डायनासोर काल के अवशेष राजस्थान में कहां प्राप्त हुए हैं, तो जैसलमेर में हुए हैं, जहां पे जीवाश्म पार्क बना दिया गया है। तो देखो ये जो क्षेत्र है, या आंकल वुडन फोसिस जो पार्क आता है वो आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत। और राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 ही जिलों में आता है, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़े थे। तो यह आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है जैसलमेर के पास में, और न्यूनतम आता है बाड़मेर के पास में। तो ये राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको लाठी सीरीज भी मिलेगी, लाठी सीरीज। और लाठी सीरीज के अंतर्गत आपको पता होगा कि ये 60 मीटर चौड़ी भूगर्भिक जलपट्टी है, 60 मीटर चौड़ी भूगर्भिक जलपट्टी है। और इसी भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज के पास में आपको सेवण, अंजन, करड़, दामन, अन्य घासें मिल जाएगी। इसके अलावा देखो इसी लाठी सीरीज के अंतर्गत स्थित है अपना चांदन नलकूप, कहां पे, जैसलमेर में ही।
तो चांदन नलकूप को मीठे पानी के कारण, चांदन नलकूप को मीठे पानी के कारण क्या कहा जाता है? थार का घड़ा, थार का घड़ा कहा जाता है। तो देखो ये सारी बातें कहां से संबंधित आ रही है? अपने जैसलमेर में, क्योंकि बालुका युक्त प्रदेश अपने कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तो जीवाश्म पार्क भी या आकल वुडन फॉसिल्स पार्क भी जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में हो गया। लाठी सीरीज कहां मिलती है? 60 मीटर चौड़ी पानी की भूगर्भिक जल पट्टी भी जैसलमेर में है। लाठी सीरीज के अंतर्गत क्या आता है? चांदन नलकूप और प्राकृतिक जो घासें बताई है आपको, अंजन, करड़, दामन, ये सभी प्रकार की आपको कहां मिलती है? जैसलमेर के क्षेत्र में। इसके अलावा आप दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले बात की आपके शुष्क मरुस्थल की, अब इसके बाद में बात करते हैं आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। देखो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को अपन ने दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्ध शुष्क। तो दूसरा बात करते हैं आपके अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखो ये स्थित है शुष्क मरुस्थल से अरावली प्रदेश तक, मतलब कि जहां पे अरावली आकर खत्म उसके रेगिस्तान के या धार के मरुस्थल से अलग करती है, वहीं तक ये फैला हुआ है। तो देखो इसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्षा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो होती है वो होती है शुष्क मरुस्थल में, और 25 से 50 होती है अर्ध शुष्क में, और 50 से ऊपर जो जाती है वो होती है आपके अरावली प्रदेश में। इसके अलावा देखो इसी क्षेत्र को उपनाम दिया गया है बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश भी कहा गया है। इस भाग को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो देखो पहला आता है लूनी बेसिन, इसी को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। जो लूनी बेसिन है उसी को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। नंबर 2 पे अगर बात करें तो आता है आंतरिक जल प्रवाह, आंतरिक जल प्रवाह, जो आपके आंतरिक नदियों वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आता है आपका शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 पे बांटा गया है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। इसके अलावा चौथा जो आता है वो आता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। तो इस प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो लूनी बेसिन मतलब कि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाह मतलब कि आंतरिक प्रवाह से बहने वाली नदियां, नागौर उच्च भूमि जो धरातल से थोड़ी सी उठा हुआ भाग है वो कहलाता है नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जलपट्टी पाई जाती है, फ्लोराइड युक्त जलपट्टी पाई जाती है, और इस पट्टी में जो पानी मिलता है वो भी फ्लोराइड युक्त होता है। तो फ्लोराइड के पानी पीने से कहते हैं कि शरीर में गंभीर बीमारियां हो जाती है, जैसे दांतों का पीला पड़ना, हड्डियों का मुलायम होना, और उम्र से पहले ही बुढ़ा दिखाई देना, वो सब किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है? नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत पाए जाने वाली फ्लोराइड युक्त पट्टी में। और घग्गर का मैदान जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र क्या हो गया कि नदियों वाला क्षेत्र हो गया, चाहे वो मौसमी नदियां क्यों न हो। तो मौसमी नदियों के कारण ही यहाँ का जो जलवायु है वो क्या रहती है? शुष्क, अर्ध शुष्क रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र को किसमें शामिल किया गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अब इसके अलावा अगर बात की जाए अरावली प्रदेश की, तो अरावली प्रदेश के अंतर्गत आप देखोगे कुछ मोटी मोटी विशेषताएं मरुस्थलीय प्रदेश की। ये हो गए आपके 2 भाग। ध्यान रखना मरुस्थलीय प्रदेश को
या उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को दो ही भागों में बांटा गया है। यथार्घ्य मरुस्थल को राजस्थान में कितने भागों में? 2 भागों में, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है। तो देखो विशेषताएं इस पूरे क्षेत्र की, तो देखो वर्षा यहां होती है 20 से 50 सेंटीमीटर तक। वर्षा कितनी? 20 से 50 सेंटीमीटर तक। यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु है शुष्क या अत्यधिक शुष्क है पूरे मरुस्थल में। इसके अलावा यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी है रेतीली या बलुई, रेतीली या बलुई। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्य फसलें बोई जाती है उनमें बाजरा, मोठ और गंवार। यहाँ पे जो वनस्पति है, वनस्पति की अगर बात करें तो वही प्राकृतिक घासें, सेवण घास, इसके अलावा अंजन, करड़, दामन आपको पता है। इसके अलावा खेजड़ा, केर, बबूल, इसके अलावा फोंग, यहाँ की प्राकृतिक। इसके अलावा प्रमुख नहर की बात करें तो प्रमुख नहर है आपके इंदिरा गांधी नहर। इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति या सिंचाई के लिए काम में आने वाली इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का नाम स्टार्टिंग में था क्या था? तो ध्यान रखना, रास्ता नहर था। इसके अलावा इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो है आपके लूनी। कौन सी? लूनी। अब इसके अलावा देखो इस क्षेत्र को अगर 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटने का जो काम करती है वो करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जो अर्ध शुष्क और शुष्क का निर्माण करती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या यथार्घ्य मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो 25 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा होती है वो तो होती है शुष्क में, शुष्क मरुस्थल में, ये माइनस में, मतलब कि 25 से नीचे। और 25 से ऊपर अगर प्लस होती है तो वो किस में आती है? अर्ध शुष्क में। तो इस प्रकार से इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को या राजस्थान के यथार्घ्य मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का जो काम करती है वो कौन करती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा तय करती है। अब इसके अलावा इस क्षेत्र की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इस क्षेत्र में एक होता है जोहड़ या नाड़ा। जोहड़ या नाड़ा ये कहा जाता है शेखावाटी में, शेखावाटी में चूने से निर्मित कच्चा कुआं यहीं पे है, इसी क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे खड़ीन कृषि भी की जाती है इसी क्षेत्र में। खड़ीन कृषि प्रॉपर रूप से पूछे तो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। तो आपको कुलधरा गांव तो याद होगा ही, जैसलमेर का हॉन्टेड पैलेस, तो वो पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित था। तो ध्यान रखना खड़ीन कृषि या खड़ीन झील पूछ ले, खड़ीन झीलें कहां पाई जाती है? जैसलमेर में। तो देखो वर्षा काल में बनी अस्थायी झीलें, वर्षा काल की अस्थायी झीलें जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि रन, प्याला, टल्ली और टांट, इन नामों से जाना जाता है अस्थायी काल में बनी झीलों को। इसके अलावा यहाँ पे आपको एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर भी मिल जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत 2015 में युद्ध संग्रहालय भी यहीं जैसलमेर में खोला गया है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर भी यहीं पे खोला गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पे जैसलमेर में 2 बार भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध भी लड़ा गया इसी क्षेत्र के अंतर्गत। अगर इसके अलावा और भी बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है ही सब
राजस्थान की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी भी यही है। यही इसी क्षेत्र में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के समय परमाणु परीक्षण भी किया गया था। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में 4 प्रकार के मरुस्थल है। इस क्षेत्र में 4 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के मरुस्थल, जिनमें देखो पहला आता है महान मरुभूमि। महान मरुभूमि मतलब कि पूर्णतया रेतीला मरुस्थल। दूसरा आता है चट्टानी मरुस्थल, मतलब कि पत्थरों से या उनसे गिरा हुआ। इसके अलावा आता है एक मिश्रित मरुस्थल। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है लघु मरुस्थल। तो देखो इनको कैसे याद करना है। तो देखो इस महान मरुभूमि को सहारा मरुस्थल में कहा जाता है इग्र मरुस्थल, इग्र। इसके अलावा चट्टानी मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल में इसे नाम दिया गया हम्मादा मरुस्थल। और मिश्रित मतलब कि मिट्टी प्लस रेत, वो सॉरी मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ मरुस्थल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रेग कहलाता है। और इसे अगर बात करें तो ये आपके कच्छ के रण से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। तो पूर्णतया रेतीला मरुस्थल देखो महान मरुभूमि को कहा गया है आपके सहारा मरुस्थल में इग्र। अब ये इग्र मरुस्थल कहां तक है, तो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास में या सीमा के सहारे सहारे जो फैला हुआ है वो कौन सा कहलाता है, महान मरुभूमि। मतलब कि पूर्णतया रेतीला मरुस्थल, मतलब कि यहाँ पे दूर दूर तक क्या मिलती है आपको, रेत ही रेत मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम्मादा। तो हम्मादा मतलब कि पत्थर, चट्टानी मरुस्थल, नाम से ही पता लग रहा है कि पत्थरों के पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। तो वो मिलेंगे आपको बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। इसके बाद में आता है आपके मिश्रित मरुस्थल, मतलब कि रेत और चट्टान दोनों रूप जो मिश्रित रूप से पाई जाती है उसी को कहा जाता है सहारा मरुस्थल में रेग। और रेग जो मिलता है वो मिलता है आपके जैसलमेर में। रेग मरुस्थल कहाँ मिलता है आपके, जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कहा, तो ध्यान रखना कि लोद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र में, लोद्रवा व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है जैसलमेर में। कौन सा, मिश्रित मरुस्थल मिलता है। अब बात आती है लघु मरुस्थल की। तो लघु मरुस्थल कहां तक है, तो देखो कच्छ के रण से, कच्छ के रण से बीकानेर तक जो फैला हुआ भूभाग है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, वो क्या कहलाता है, लघु मरुस्थल या छोटा मरुस्थल। तो इस प्रकार से आपके भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन ने एक प्रदेश पढ़ा है अरावली पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। ऐसे ही आपके 3 भौतिक प्रदेश और बच रहे, क्योंकि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो एक आपका रह गया अरावली, इसके बाद में मैदानी प्रदेश और रह गया आपका, और एक रह गया आपका पठारी प्रदेश। तो ये 3 प्रदेश भी आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए रोजिना क्लास ले और रोजिना और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।